नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो खतरे में हो, ठीक है। एंडेंजर्ड एनिमल्स यानी कि ऐसे पशु जो खतरे में है। इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। द एनिमल्स whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are called endangered animals। क्या मतलब है, यानी कि एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स या पशु whose, जिनके नंबर्स यानी कि संख्या आर डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मींस होता है कम होना, ठीक है, रिड्यूसिंग कम होना, ठीक है, टू ए लेवल, एक ऐसे लेवल तक that they might face extinction, कि वो extinction face कर सकें, ठीक है। यानी कि इतने लेवल तक उनकी नंबर जो है, संख्या जो कम हो जाते हैं कि वो लुप्त हो जाते हैं। एक्सटिंक्शन मींस लुप्त होना, मींस खत्म होना, ठीक है। एक टाइम के बाद वो मिलते ही नहीं है, एनिमल्स खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो द एनिमल्स whose numbers are diminishing, जिनके नंबर कम हो रहे हैं, टू ए लेवल, एक ऐसे लेवल तक that कि they might face extinction, कि वो जो है लुप्त हो जाते हैं, और called endangered animals, उन एनिमल्स को कहा जाता है endangered animals, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, endangered animals कहा जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, endangered animals कौन से, the animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are called endangered animals। एग्जाम्पल्स के लिए आजकल हम देख रहे हैं टाइगर बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, वाइल्ड बफेलो जंगली भैंसे बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, एलिफेंट्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके नंबर्स रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और इस लेवल तक, इस हद तक कम हो रहे हैं कि वो बिल्कुल लुप्त ही हो गए हैं, कि खत्म से ही हो गए हैं, बहुत ही कम नंबर उनके बचे हैं। तो उन एनिमल्स को बोला जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स, जो खतरे में हो, ठीक है, जिनकी संख्या ही खतरे में, जो लुप्त ही होने वाले हैं, बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा, एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, द एनिमल्स whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are called endangered animals। एग्जांपल्स के लिए टाइगर्स, वाइल्ड बफेलोज, एलिफेंट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, एक ऐसी बुक होती है ये जो क्या कंटेन करती है, जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं, यानी कि जो स्पीसीज खतरे में हैं, जिनकी जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और वो इस बुक में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। तो द रेड डाटा बुक क्या है, अ रेड डाटा बुक कंटेन्स लिस्ट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज की लिस्ट होती है, कौन सी स्पीसीज की, whose continued existence। continued existence का मतलब क्या है, एग्जिस्ट होता है रहना, ठीक है, प्रेजेंस, ठीक है, जिनकी कंटिन्यू लगातार प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस जो है, इज थ्रेटन, थ्रेटन मीन खतरे में है, एंडेंजर्ड, ठीक है, खतरे में होना। इट कीप्स द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड रखती है, ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, सभी एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का। तो वो सभी स्पीसीज, चाहे वो एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, उन सभी स्पीसीज की एक लिस्ट रखती है, रिकॉर्ड रखती है, ठीक है, जो एंडेंजर्ड है, जो थ्रेटन है, खतरे में है, जिनकी कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, यानी कि जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाले हो, खत्म होने वाले हो, यानी कि एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है, उनकी एक लिस्ट जो है वो रिकॉर्ड रखता है कौन, रेड डाटा बुक। और अकॉर्डिंग टू 2015 रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया, जो इंडिया की रेड डाटा बुक है 2015 के अकॉर्डिंग 988 स्पीसीज जो है वो अबाउट एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनको जो उनका 988 स्पीसीज का यहाँ पर रिकॉर्ड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2015 रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया। और अलग अलग कंट्रीज की अपनी अलग अलग रेड डाटा बुक्स होती हैं, और उनमें जो एनिमल्स के लिए अलग रेड डाटा बुक रखते हैं और प्लांट्स के लिए अलग रेड डाटा बुक रखते हैं। तो इस बुक को रेड डाटा ही क्यों कहा गया, देखो डाटा बुक तो इसलिए बोले क्योंकि उसमें कोई एक स्पेशल डाटा है, एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो एनिमल्स का है, प्लांट्स खत्म हो रहे हैं तो प्लांट्स का ही डाटा है। लेकिन रेड को हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसको ग्रीन क्यों नहीं बोला गया, येलो क्यों नहीं, देखो रेड जो कलर है ना वो मतलब कहीं ना कहीं डेंजर के लिए यूज करते हैं, खतरे के निशान के लिए यूज करते हैं रेड कलर को, ठीक है। इसीलिए इस
इस डेटा बुक को बोला जाता है रेड डेटा बुक, ठीक है। तो रेड डेटा बुक कंटेन लिस्ट ऑफ स्पीसीज हुज कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इज इन डेंजर और इन थ्रेटन। इट कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? टू मूव कर जाना, पलायन करना, भाग जाना, ठीक है। तो माइग्रेशन को क्या बोलते हैं? पलायन करना, ठीक है। द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड और टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन और फॉर ब्रीडिंग पर्पस इज कॉल्ड माइग्रेशन। क्या मतलब है इस बात का? द मास मूवमेंट का मतलब क्या है? लार्ज अमाउंट में एक साथ से मूव करना, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं वो एक साथ इकट्ठा मूव कर रहे हैं टुगेदर, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में। तो द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, पशुओं की मास मूवमेंट, इनके लार्ज अमाउंट में मूव करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, खाने की तलाश में। टू अवॉइड करना हार्श वेदर कंडीशंस। अवॉइड का मतलब क्या है? उनको इग्नोर करना, उनसे बचने के लिए, ठीक है। इससे बचने के लिए हार्श होता है कठोर, ठीक है, हार्ड कंडीशंस, हार्श बोलते हैं उनको। हार्श वेदर कंडीशंस, वेदर मींस मौसम की, ठीक है, कंडीशंस, जो कंडीशन होती है इनकी, ज्यादा टेम्परेचर है या ज्यादा फिर ठंडक है, ठीक है, उनसे बचने के लिए क्या करते हैं? और भोजन की सर्च में, भोजन की खोज में मूव करते हैं एनिमल्स लार्ज नंबर में, मास मूवमेंट इसको बोलते हैं। एंड ऑल दिस फॉर ब्रीडिंग पर्पस। ब्रीडिंग पर्पस का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए, ठीक है, यानी कि बेबीज को बर्थ देने के लिए। एंड इसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है ब्रीडिंग पर्पस, ठीक है। इनके रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए वो क्या करते हैं? मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, तो उसको बोला जाता है माइग्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स की लार्ज अमाउंट में मूवमेंट जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, इसके लिए इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में, यानी कि खाना सर्च करने के लिए, अपना भोजन सर्च करने के लिए। और टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशंस, और जो मौसम की जो भी कंडीशंस है, इनकी ज्यादा टेम्परेचर है या ज्यादा फिर ठंडक है, उनसे बचने के लिए मूव करते हैं। ऑल फॉर ब्रीडिंग पर्पस, और ये सब किस लिए करते हैं? वो रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज प्रजनन, टू गिव बर्थ टू बेबीज इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो इसको क्या कहा जाता है? माइग्रेशन कहा जाता है, पलायन कहा जाता है। एग्जांपल के लिए ईल, नाउ ईल एक फिश होती है, उसका एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। ईल एक ऐसी फिश है दैट लिव इन फ्रेश वाटर, जो कहाँ रहती है? फ्रेश वाटर में रहती है नॉर्मली तो, बट गोज टू द सी, वो सी में चली जाती है। ताकि सी क्या होता है? समुद्र, ठीक है, समुद्र में चली जाती है। टू ले इट्स एग, यानी कि अंडे देने के लिए। इट रिटर्न्स टू द फ्रेश वाटर रिवर में वापस आ जाती है ये आफ्टर हैचिंग ऑफ द यंग वंस। हैचिंग का मतलब क्या होता है? हैचिंग का मतलब होता है जब अंडे में से चूजे या फिर जो भी एनिमल्स है वो बाहर आते हैं, तो उनको बोला जाता है हैचिंग। तो ये ईल फिश के जब बेबीज जो हैं वो अंडे में से जैसे ही बाहर आते हैं एग में से, उसको हैचिंग बोलते हैं। तो जब वो बाहर आ जाते हैं यंग वंस फिश के, तो वो क्या करती हैं? समुद्र को छोड़ करके दोबारा फ्रेश वाटर रिवर में आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि नॉर्मली तो वो कहाँ रहती हैं? फ्रेश वाटर रिवर में रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, अपने एग्स, अंडे देने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में चले जाते हैं। तो समुद्र का जो पानी होता है वो फ्रेश नहीं होता, वो मतलब उसका साल्ट लाइक टेस्ट होता है, नमक लाइक टेस्ट, ठीक है, और वो फ्रेश नहीं होता, इकट्ठा पानी होता है काफी टाइम का। तो ईल जो है, ईल एक ऐसी फिश है जो वैसे नॉर्मली तो फ्रेश वाटर में रहती है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए या फिर कहें कि ले इट्स एग्स, अंडे देने के लिए वो कहाँ चली जाती है? सी वाटर में चली जाती है। और वहां पर जैसे ही जो उसकी यंग वंस है वो हैचिंग करते हैं, यानी कि अंडे से बाहर आ जाते हैं, तो वो जो है वापिस कहाँ आ जाते हैं? फ्रेश वाटर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से जो एक ही ईल तो ऐसा नहीं करेगी, एक ही ईल मछली तो ऐसा नहीं करेगी ना, जितने भी ईल फिश हैं वो सभी ऐसा करेंगी, तो वो मास मूवमेंट होती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? मास मूवमेंट है। और किसके लिए? सब ब्रीडिंग के लिए हो रहा है, रिप्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, वो प्रजनन के लिए कर रहे हैं। तो ये इसको क्या बोलता है? एक टाइप का माइग्रेशन हम बोलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं।
रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर की रिसाइकलिंग से क्या मतलब होता है? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज द प्रोसेस by which waste paper is turned into new paper। यानी कि जो रिसाइकलिंग होती है, रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? दोबारा से कोई प्रोसेस करना, ठीक है, उसको हम रिसाइकलिंग बोलते हैं। दोबारा से वही होल प्रोसेस वही फॉलो करना, उसको रिसाइकलिंग कहा जाता है। तो द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच वेस्ट पेपर इज टर्न इनटू न्यू पेपर, जिससे जो पुराना पेपर है, वेस्ट पेपर है, खराब पेपर है, जिसका कोई यूज नहीं है, जिसपे हम लिख चुके हैं, जो यूजलेस है, इज टर्न इनटू न्यू पेपर, उसको एक नए न्यू पेपर में कन्वर्ट किया जाएगा, फ्रेश पेपर में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड इस प्रोसेस को हम अगेन एंड अगेन करते हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है रिसाइकलिंग, ठीक है। द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज द प्रोसेस by which waste paper is turned into new paper again and again. This is called recycling of paper. अब पेपर रिसाइकिल करने की जरूरत ही क्यों है? Why we do recycling of paper? हम पेपर की रिसाइकिलिंग करते ही क्यों हैं? Why it is required? पेपर की रिसाइकिलिंग की जरूरत ही क्यों है? देखिए हम इस बात को समझते हैं। जो पेपर होता है उसको बनाया जाता है वुड पल्प से, और वुड पल्प जो है वो कहां से ऑब्टेन होती है? जो प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में, उनके वुड से वो वुड पल्प हमें ऑब्टेन होती है। वुड पल्प क्या होती है? वुड पल्प जो है मिक्सचर होता है, एक जेली टाइप मिक्सचर होता है, जो प्लांट्स की जो वुड होती है उनसे बनता है, ठीक है। तो उस वुड पल्प की हेल्प से आगे फर्दर पेपर बनाया जाता है बाय वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है। तो पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प, वुड पल्प से बनता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, और ये वुड पल्प जो है ये कहां से ऑब्टेन होती है? वुड से, फॉरेस्ट ट्रीज के जो ट्रीज होते हैं उनके वुड से क्या बनती है? वुड पल्प बनती है, और उस वुड पल्प से फर्दर डिफरेंट प्रोसेसेस से, वेरियस अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू जो है पेपर बनता है। तो मेन जो पेपर का इंग्रेडिएंट है वो क्या है? ट्रीज है, ठीक है। तो मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पेपर आर ट्रीज, ट्रीज जो है, पेड़ जो है, वो मेन इंग्रेडिएंट है पेपर बनाने के लिए। अब जब अगर हम पेपर बनाएंगे ट्रीज से, तो ट्रीज तो काटने ही पड़ेंगे, कमी होगी पेड़ों की, और साथ में क्या होता है? टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, अगर हमें 1 टन पेपर बनाना है, टन इज अ यूनिट ऑफ वेट, ठीक है। हम जब लार्ज वेट की, बहुत ह्यूज अमाउंट पे वेट की बात करते हैं तब हम टन का यूज करते हैं। तो 1 टन, अगर हमें 1 टन पेपर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? 17 फुली ग्रोन ट्रीज चाहिए, यानी कि 17 पूरे बड़े फुली ग्रोन, जो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर चुके हैं, ग्रो हो चुके हैं, ऐसे 17 बड़े बड़े वृक्ष चाहिए 1 टन पेपर बनाने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ 1 ही टन पेपर चाहिए, तो हर दिन, हर महीने, हर साल जो है लॉट ऑफ पेपर आर प्रिपेयर्ड, बहुत ही ज्यादा पेपर बनाए जाते हैं, क्योंकि सारा वर्क हम पेपर पर करते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर भी पेपर, न्यूज़पेपर हम बोलते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर किसी एक पेपर पर प्रिंट होते हैं। ऐसे मतलब पेपर जो है, अब ये तो है नहीं सिर्फ 1 टन पेपर ही बनता है पूरे 1 साल में, यानी कि मतलब 17 पेड़ काटने पड़ते हैं पेपर के लिए, बहुत ही ज्यादा टन पेपर का बनाया जाता है, और उसके लिए बहुत ही ज्यादा पेड़ काटने पड़ते हैं, ठीक है। तो सो दैट टू मेक मोर न्यू पेपर, यानी कि नए पेपर बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नए पेपर बनाने के लिए मोर ट्री शुड बी कट, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे। एंड इफ वी टू कंटिन्यू कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर हम ऐसे ही लगातार पेपर बनाने के लिए पेड़ काटते रहेंगे तो इट लीड्स टू डिफोरेस्टेशन, तो इससे क्या होगा? डिफोरेस्टेशन हो जाएगा। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्रीज, ह्यूज स्केल, लार्ज स्केल पर जो कटिंग होती है ट्रीज की, उसको क्या बोलते हैं? डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। तो पेपर बनाने के लिए हम अगर पेड़ को काटते रहेंगे लगातार, तो वहां से डिफोरेस्टेशन होगा, और डिफोरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ चुके हैं कि कितने ज्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं हमारे एनवायरनमेंट पर डिफोरेस्टेशन के। पूरे तरीके से एनवायरनमेंट का जो इकोसिस्टम है उसको इम्बैलेंस कर देता है डिफोरेस्टेशन। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड
की जो कंसंट्रेशन है हमारे एनवायरनमेंट में वो इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, एसिड रेन भी डिफोरेस्टेशन का ये कॉज है, ठीक है। तो इस और साथ में एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इनकी उनकी कमी हो रही है। जो फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं तो उन्हें भागना पड़ता है, वो माइग्रेट करते हैं वहां से, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस है, बुरे प्रभाव हैं डिफोरेस्टेशन के, ठीक। तो उन सभी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकलिंग करनी चाहिए पेपर की, सो दैट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी कि कम से कम पेड़ काटने पड़े, इसलिए हमें पेपर की रिसाइकलिंग की जरूरत पड़ती है, पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए हमें, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कोई पेपर वेस्ट हो गया तो हम उस पेपर को क्या करें, रिसाइकिल करेंगे, ठीक है। रिसाइकिल करने के लिए हमें पहले जो लिखा हुआ उसको हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए वेरियस प्रोसेसेस होती है, उसको डी इंकिंग बोलते हैं, कि इंक को रिमूव करना। वो वेरियस फर्दर प्रोसेसेस है दैट इज नॉट इन आवर कंसर्न, क्लियर। तो हमें मेन समझना क्या था कि पेपर की रिसाइकलिंग क्या होती है और उसकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है, ठीक है। तो यानी कि डिफोरेस्टेशन से बचने के लिए, डिफोरेस्टेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि पेपर बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, ट्रीज हैं। और जो ट्रीज हैं अगर उनको हम काटते रहेंगे, लगातार कट करते रहेंगे, तो उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होगा, और डिफोरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हम जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, एसिड रेन हो सकती है, पूरा जो इकोसिस्टम है हमारा एनवायरनमेंट है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें पेपर की रिसाइकलिंग करनी चाहिए और करनी पड़ती है, क्लियर। अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे आपकी वेस्ट बुक्स हो जाती हैं, कॉपीज हो जाती हैं, वो आप क्या करते हो, बेच देते हो, जैसे कबाड़ी वाला हम बोलते हैं, उनको बेच देते हैं। तो वो फर्दर क्या करते हैं, जो बड़े होलसेलर होते हैं कबाड़ी के, उनको बेचते हैं, और वहां से फर्दर वो जो है फैक्ट्रीज में जाती हैं, तो उनको फर्दर जो है डी इंकिंग और फर्दर प्रोसेसेस की हेल्प से क्या रिसाइकिल किया जाता है पेपर को, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन देखो नाम से पता चल रहा है, री मींस दोबारा, अगेन, फोरेस्टेशन मींस मतलब जंगलों का दोबारा से लगाया जाना। अब जंगल कैसे लगते हैं, फॉरेस्ट कैसे लगते हैं, प्लांटेशन के द्वारा, पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं, तभी फॉरेस्टेशन होती है, ठीक है। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, दोबारा से प्लांट लगाना, ठीक है। और दोबारा प्लांट कब लगते हैं, जैसे हमने रिसाइकलिंग करी थी पेपर की, तो हमने वेस्ट पेपर की ही रिसाइकलिंग करी थी, दोबारा से ही वेस्ट पेपर से नया पेपर बनाया था, ठीक है। ऐसे रिफॉरेस्टेशन में ही जो फॉरेस्ट वेस्ट हो चुके हैं, यानी कि जो डिफोरेस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उन फॉरेस्ट में दोबारा से प्लांट लगाना, पेड़ पौधे लगाना, उसको बोला जाता है रिफॉरेस्टेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ रीप्लांटिंग और रीजनरेशन भी हम बोल सकते हैं ऑफ प्रीवियसली डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। यानी कि जो प्रीवियसली का मतलब पहले ऑलरेडी, डैमेज यानी कि खत्म, खराब हो चुके हैं, डिस्ट्रॉयड जो नष्ट हो चुके हैं, ऐसे फॉरेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, रीप्लांटिंग करनी पड़ती है, दोबारा से पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन हम बोलते हैं। सो रिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीप्लांटिंग ऑफ प्रीवियसली डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। जैसे हमने डिफोरेस्टेशन टर्मिनोलॉजी देखी थी, तो डिफोरेस्टेशन मींस क्या था, कटिंग ऑफ ट्रीज एट ह्यूज स्केल, लार्ज स्केल पर जो कटिंग होती है ट्रीज की, उसको क्या बोला जाता है, डिफोरेस्टेशन। बट हियर इज रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन मींस प्लांटिंग ऑफ प्रीवियसली प्लांटिंग, या फिर आप बोलते हो रीप्लांटिंग। किसकी रीप्लांटिंग, प्रीवियसली डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, जो पहले ही ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फॉरेस्ट, उनमें रीप्लांटिंग, दोबारा से प्लांट लगाना, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिफॉरेस्टेशन। अब जो रिफॉरेस्टेशन है वो आर्टिफिशियली भी हो सकती है, यानी कि अगर मैं जाकर वहां पर दोबारा से प्लांटिंग करते हैं, तो अगर हम ह्यूमंस वहां पर प्लांटिंग करेंगे तो वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि हम वो कर रहे हैं, ठीक है। मैन मेड चीजें जो होती हैं वो आर्टिफिशियल होती हैं।
और रिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचुरली भी हो सकती है। नेचुरली कैसे होती है, अगर काफी लंबे टाइम तक हम जो डेस्ट्रॉयड प्लांट फॉरेस्ट है हमारे उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वहां पर जो है दोबारा से पेड़ पौधे उगना स्टार्ट हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, तो उसी को बोला जाता है नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली भी हो सकती है इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर डिफॉरेस्टेड एरिया जो है, जो डैमेज हो चुका एरिया, उसको काफी लंबे समय तक हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो उसको जो है नेचुरल डिफॉरेस्टेशन भी वहां पर हो सकती है। अब हमें डिफॉरेस्टेशन की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि अगर हमारे पास डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पर हो रहा है, ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं हमारी जरूरतों के लिए, तो हमें वहां पर इम्बैलेंस हो रहा है हमारे नेचर में। अब हमारे नेचर में जो एनवायरनमेंट में जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो हमें वहां पर रीप्लांटेशन करनी चाहिए। डेली बेसिस पर हम अपने यूज के लिए बहुत सारे पेड़ काटते हैं, ठीक है, किसको घर बनाना है, सड़कें बनानी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, फैक्ट्रीज लगानी है, तो उन सब के लिए जो फॉरेस्ट जो है कट किए जा रहे हैं ह्यूज स्केल पर, उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन हम जानते हैं। तो उन सब से बचने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए हमें जो रिफोरेस्टेशन करनी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। और अगर जो डैमेज या फिर डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट है उन पे अगर हम दोबारा से प्लांटिंग करते हैं उसको रीप्लांटिंग बोलते हैं, या फिर आप उसको रिफोरेस्टेशन भी बोल सकते हो। ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी इस चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है थ्योरेटिकली, इसके हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आपको अब तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।